ऑफ, यानी उसकी माताजी ने देखा कि ये खिलौनों से खेलती है और खुद से बातें करती रहती है, पता नहीं क्या, कहीं ये बच्ची पागल वागल तो नहीं हो गई। हालांकि पागल जैसा शब्द इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, ठीक, लेकिन माँ बाप हैं, हो सकता है कुछ भी भाई साहब, जरूरी नहीं है हर कोई जो है उतना अवेयर हो। टीचर्स कर देते हैं पागल शब्द का इस्तेमाल, ये तो फिर भी पेरेंट्स हैं जो उतना, जिन्होंने पेडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं पढ़ा है, ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो उन्होंने लगा हमारी बच्ची थोड़ी सी जो है खिसक गई है, कुछ हो गया है उसको, तो वो एक व्यक्ति के पास लेकर के गई, साइकेट्रिस्ट हो सकता है पर्सन है, और उसको कहा देखना जरा इसको क्या समस्या है बच्ची को। तो हमने देखा और पर्सन ए ने कहा कि बच्ची ठीक है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। तो पर्सन ए किसका फॉलोअर है? पर्सन ए किसका फॉलोअर है दिव्या, बताओ, सो मत। तो ये लेव वाइगोस्की का फॉलोअर है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट स्पीच की बात हो रही है यहाँ, है ना, कि बच्ची खुद से बात कर रही है, खुद को दिशा दे रही है, ये एकदम नॉर्मल बात है, बोल बोल करके खुद को 3 से 6 वर्ष के बीच में, जिसको हम निज वाक कहते हैं, सेल्फ डायरेक्शन देती है, सेल्फ रेगुलेशन है, कि बच्ची एक टी शर्ट को फोल्ड करते हुए खुद से बातें कर रही है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 फटाक से दीजिएगा जवाब, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम और क्षमता वाले बच्चों की विशेषता नहीं है? यार कल गलती से वो आपका सेशन लगा रह गया था ईवीएस वाला, बाद में हटाया, और उसके लिए सॉरी, आप लोगों को वेट करना पड़ा होगा, वो मुझे भी याद नहीं था कि ईवीएस की क्लास है। हाँ जल्दी ले लेंगे बट उसको, डोंट वरी, ठीक है ना। डीट प्लस पी क्लासेस कब आएंगी? यार बैचेस तो चल ही रहे हैं, एडमिशन्स भी आई थिंक ओपन है, एक बार चेक करना पड़ेगा। पेडागोजी स्पेशल में भी अलग से क्लासेस, ये क्वेश्चंस भी ऑफ कोर्स आपको हेल्प करेंगे, अलग से क्लासेस जब भी होंगी तो बताएंगे। अब तो सीटेट के बाद ही लगेगी अलग से क्लास, तो देखना एक बार, जवाब देना फटाफट। अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी अधिगम और क्षमता वाला बच्चा। डिसलेक्सिया, डिस्मॉर्फिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये 3-4 हैं जो सबसे ज्यादा आते हैं। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित, है ना, ये सारे हैं आपके जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। अब पूछा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे की विशेषता कौन सी नहीं होगी, नॉट पूछा है, ठीक, क्या पूछा है? नॉट पूछा है। तो डिफिकल्टी इन रीडिंग और राइटिंग, पढ़ने में और लिखने में दिक्कत है, हाँ डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया हो सकता है। ईशान अवस्थी को क्या था तारे जमीन पर में, पढ़ने वाला, बी को डी पढ़ता है बच्चा, है ना, तो डिस्ग्राफिया वो आपका डिसलेक्सिया है। लिखने में अगर ऐसी राइटिंग है कि पहचानने में नहीं आ रही, डॉक्टर वाली बिल्कुल पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो डिस्ग्राफिया है, ठीक। तो ये बात जो है यहाँ सही है, डिफिकल्टी इन रीडिंग और राइटिंग, हाँ ये तो है कैरेक्टरिस्टिक, हमें चाहिए नॉट जो गलत हो। इम्पेयर्ड इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, बौद्धिक कामकाज में कमी या बौद्धिक क्षमता में कमी, हाँ यही गलत है, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बच्चे का आईक्यू कम है या उसकी बौद्धिक क्षमताएं कम है ना। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे जनरली देखा जाता है कि एवरेज या अबव एवरेज इंटेलिजेंस रखते हैं, यानी 90 से 110 आईक्यू या 70 प्लस, मतलब एवरेज या अबव एवरेज। तो 90 से 110 या उससे भी ज्यादा आईक्यू हो सकता है एक बच्चे का, वो 70 वाला तो बॉर्डर लाइन पे चला जाएगा आपके। जिसको इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो डिसलेक्सिया में नहीं आता, है ना। आईक्यू की कमी लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं आती जनरली। आईक्यू, ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया वगैरह, वो बच्चे का आईक्यू या बौद्धिक स्तर ठीक ही होता है, मतलब एवरेज या अबव एवरेज बच्चे को जनरली लर्निंग डिसेबिलिटी देखी जाती है। अटेंशन में दिक्कत हो सकती है, याद रखने में दिक्कत हो सकती है, सोशल इंटरेक्शन में भी दिक्कत हो सकती है बच्चे को। यहाँ पे जो है निशु रानी, वो क्या है, इशू है डिफरेंट, कि बच्चे का ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस अलग तरह से करता है जो बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है। ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं है, बौद्धिक क्षमता की कमी नहीं है, आईक्यू की कमी नहीं है, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है। उसका ब्रेन या न्यूरोलॉजिकल वायरिंग इस तरह की है कि वो प्रोसेस उसका ब्रेन इंफॉर्मेशन को अलग तरह से करता है। आपको यदि ए ऐसे दिखता है तो हो सकता है इस बच्चे के दिमाग में ए ऐसे प्रोसेस होता हो, तो ये एक बात है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यही गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। ये लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे के बारे में सही नहीं है कि उसका आईक्यू कम होगा या इंटेलेक्चुअल डिसफंक्शनिंग होगी उसको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और बताइए कि क्या पूछा है हमसे। द टर्म असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CWSN रेफर्स टू, बताइए। CWSN के संदर्भ में सहायक प्रौद्योगिकी शब्द का अर्थ है। असिस्टिव CWSN बोले तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की जब बात हो रही है तो यहाँ पे पूछा है असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है। असिस्टिव का मतलब ये हेल्प करने वाली टेक्नोलॉजी, ठीक। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी से यहाँ क्या तात्पर्य है ये पूछा है। तूबा जिशान, अच्छा धन्यवाद जी, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन है एनी टेक्नोलॉजी दैट एनहेंसेस ओवरऑल स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ओवरऑल स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर या समग्र विद्यालय के आधारभूत संरचना को जो बढ़ाए वो टेक्नोलॉजी जो है आपकी
असिस्टिव टेक्नोलॉजी पूरे स्कूल के लिए, थोड़ी है स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए है। टूल्स एंड रिसोर्सेज दैट हेल्प चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज परफॉर्म टास्क मोर इफेक्टिवली, ये बात एकदम सही है। यानी ऐसे टूल्स या टेक्नोलॉजी कि मान लीजिए वो बच्चा जो सुन नहीं पा रहा तो उसके लिए मशीन हो सकती है, तो वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी में आ गई। एक बच्चा जो देख नहीं सकता उसके लिए ब्रेल लिपि हो सकती है, ब्रेल स्क्रिप्ट हो सकती है, तो ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। ठीक, डिजिटल डिवाइसेस ओनली यूज टू टीचर्स, फॉर टीचर्स नहीं भाई। जनरल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो इन जनरल यूज हो रही है उसको तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ईटी कहते हैं। यहाँ पे असिस्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब है जहां समस्या है वहां ये टेक्नोलॉजी मदद करेगी आपको। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? समझ पा रहे हो? ठीक, तो ये क्या हुआ, टूल्स एंड रिसोर्सेज दैट हेल्प चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज परफॉर्म टास्क्स मोर इफेक्टिवली, वो उपकरण या संसाधन जो दिव्यांग बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करते हैं। कि यानी बच्चों को अगर ईयर मशीन हो सकती है ना, ब्रेल लिपि हो सकती है, ठीक, ऐसी कोई स्टिक हो सकती है जो एक बच्चा है जिसको मदद करे, वो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है जो बच्चा देख नहीं सकता उसको वो सुन करके बता रहा है सॉफ्टवेयर, या बोल करके बता रहा है। फोन में जैसे होता है कि आपका अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है या जो लोग नहीं देख पाते हैं या नॉर्मल आदमी के लिए भी ऑप्शन होता है कि कॉल आए तो वो प्रोनाउंस कर देगा नाम के, फलाने का कॉल आ रहा है। तो जो व्यक्ति देख नहीं पा रहा उसके लिए तो वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी ही हो गई। ठीक है बात, तो वो टूल्स और रिसोर्सेज जिनकी मदद से वो बच्चे जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है, चाहे चलने फिरने में हो, देखने में हो, उनको मदद मिल पा रही है, उसको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स CWSN की कैटेगरी में असिस्टिव टेक्नोलॉजी कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। मैं इतने जल ग्रहण कर लेती हूँ, बहुत ही तेज प्यास लग गई है, फटाफट से बताइएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। 100+ आ रहे हैं, प्लीज गाइड कीजिए। कुछ नहीं है, बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। 100+ कोई बुरे नंबर नहीं है। अभी तो सिलेबस भी रहता होगा आपका और आपके पास अभी है 20-25 दिन का समय। ठीक है जी, फटाफट से बताओ। इतना लेट मत आया कीजिए। हाँ यार, मैं कल से मतलब परसों से टाइम पे आने की कोशिश करूंगी। चलो, रात को 9 बजे आज ही क्लास लगा देंगे। देखिएगा एक बार, फटाफट से देखिएगा। क्वालिटी यार यहाँ से तो एकदम परफेक्ट ही है, बस हाँ दिक्कत है कहाँ फिर? फटाफट से बताओ कि समस्या है कहाँ। ओके, नाइस, ठीक है, आवाज़ें भी आपको सुन ही रही होंगी। ओके, क्वालिटी तो यार यहाँ से ओके है, FPS बढ़ाया जा सकता है। हाँ, कल करेंगे इसको बेटर। देखिएगा, अभी आप काम चलाइए इसी से। मुझे लग रहा है हमारी टीम ने भी जो है फोकस ठीक नहीं सेट किया हुआ। देखो एक बार फटाफट से ऑप्शन बताओ। हाँ, देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 14, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारे और डिसऑर्डर आ जाते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर। मे फाइंड इट चैलेंजिंग टू, अभी आपको ये मानना है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम यानी जिन बच्चों को ऑटिज्म है, इससे रिलेटेड कुछ आपके डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो ADHD हो, उसमें बहुत सारे आ जाते हैं, तो वो उनको किन चीज़ों में चैलेंजिंग महसूस होगा या चैलेंज महसूस होगा? रूटीन एक्टिविटीज़ में फॉलो करने में, हाँ हो सकता है। कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट सोशली, फोकस ऑन डिटेल टास्क, डिटेल टास्क ADHD वालों को होगा। सॉल्व सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, नहीं। देखो सबसे जो यहाँ पे एप्ट है, हो तो सकते हैं चारों ही, लेकिन जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को लेकर के सबसे ज्यादा दिक्कत उन बच्चों को होती है कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट सोशली, सामाजिक रूप से लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है। माय नेम इज खान वाले शाहरुख खान को याद कर लीजिए। सोशली अगर इनका माहौल बदलता है, रूटीन से अलग जाते हैं, तो इनको दिक्कत होती है। ठीक, तो सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। बाकी उतने एप्ट नहीं है बट गलत भी नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि और भी उसमें दिक्कतें हैं या डिसेबिलिटीज़ आती हैं, डिसऑर्डर्स आते हैं, तो उनके लिए वो लागू हो सकते थे। लेकिन सबसे बेहतर जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बार बार सेम रिपीटेड व्यवहार करना है ना, माहौल बदलने पे बच्चे का हो जाना परेशान, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फीवर हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, विच टीचिंग मेथड इज बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD वाले बच्चे के लिए कौन सा एक मेथड बढ़िया है? फटाफट से बताइए। ADHD बोले तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी बच्चा जो है शांति से एक जगह खड़ा नहीं हो पाता, जैसे अभी मैं इधर से उधर भाग रही हूँ, है ना, मतलब अवधान में कमी हो जाती है, टिक करके वो ज्यादा देर नहीं बैठ पाता, है ना, उसकी अटेंशन में कमी है, ज्यादा देर ध्यान नहीं लग पाता, तो आपको टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ाना होता है कि 30 मिनट का काम उसको एक साथ ना देके 5-5 मिनट के 6 हिस्सों में आप डिवाइड कर दीजिए।
तो क्योंकि उसकी अटेंशन ज्यादा देर तक एक जगह नहीं टिक पाती। प्रोवाइडिंग लॉन्ग, हाइपर एक्टिव है ना वो, अति सक्रिय है। प्रोवाइडिंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स टास्क, इन बच्चों को लंबे टास्क नहीं दे सकते क्योंकि इनको तो छोटे छोटे टास्क में तोड़ के देना पड़ेगा, लंबे टास्क तो ये कर ही नहीं पाएंगे। फिर आता है सेकंड, यूजिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एंड ब्रेकिंग टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप। ये बात हमें सही लग रही है कि आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज यानी बच्चे को फिजिकली भी एक्टिव रखो तो ये थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व महसूस करते हैं, क्योंकि नॉर्मली इनको टिक के बैठने में वैसे ही दिक्कत है। तो हाथों से की जाने वाली गतिविधियां या अनुभव है जिसमें एक्सपेरिमेंट है, और कार्यों को छोटे छोटे चरणों में या टुकड़ों में तोड़ के देना, ये बात सही है। फिर भी बाकी के दोनों ऑप्शन देखेंगे, एक्सपेक्टिंग देम टू सिट स्टिल फॉर लॉन्ग पीरियड्स, नहीं, इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लंबे समय तक, एक एक घंटे तक, आधे आधे घंटे तक आराम से बैठे रहेंगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक, फिर आता है इग्नोरिंग देयर बिहेवियर एंड फोकसिंग ओनली ऑन